हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि ये टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाता है, पूरे टेस्ट की प्रोसीजर क्या होती है। एक कैंडिडेट की सीबीटी क्वालिफाई करने से लेकर स्किल टेस्ट देने तक सारी प्रोसीजर मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो लोग पहली बार एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देंगे या फिर पहली बार एसएससी स्टेनोग्राफी सीबीटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि ये टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाता है, पूरे टेस्ट की प्रोसीजर क्या होती है, कितना टाइम हमें स्टेनोग्राफी में मिल जाता है सीबीटी कंडक्ट होने के बाद। ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली देखें जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्टली मैं आप लोगों को इस एग्जामिनेशन का एक इंट्रो दे देती हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन में 2 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जिसे हम सीबीटी या फिर रिटन टेस्ट कहते हैं, और दूसरा फेज एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होता है। जो भी कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं वही कैंडिडेट एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देने जा सकते हैं। सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए भी 2 तरह के कट ऑफ निकाले जाते हैं। एक कट ऑफ होता है ग्रेड डी जॉब के लिए और दूसरा कट ऑफ होता है ग्रेड सी जॉब के लिए। अगर कैंडिडेट ग्रेड डी का कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो वो ग्रेड डी के लिए एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देने जाते हैं, और अगर कैंडिडेट दोनों ग्रेड सी और ग्रेड डी का कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो दोनों ग्रेड्स के लिए एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देने जा सकते हैं। ग्रेड सी और ग्रेड डी के कट ऑफ में नॉर्मली 4 to 5 मार्क्स का अंदर हमेशा देखा जाता है। ग्रेड डी का कट ऑफ 4 to 5 मार्क्स कम रहता है ग्रेड सी के कट ऑफ से, क्योंकि ग्रेड डी के लिए वैकेंसी ज़्यादा होती हैं हर साल और ग्रेड सी के लिए वैकेंसी कम होती हैं। यहाँ दोनों जॉब्स में अंतर इतना होता है कि ग्रेड डी की जॉब के लिए ग्रेड पे कम होता है और ग्रेड सी की जॉब के लिए ग्रेड पे ज़्यादा होता है। ग्रेड डी की जॉब के लिए ग्रेड पे 2400 रुपये है और ग्रेड सी की लिए जॉब के लिए ग्रेड पे 2 तरह के हैं, एक 4200 रुपये है और दूसरा 4600 रुपये है। इस तरीके से दोनों ग्रेड्स की जॉब के लिए सैलरी में भी काफ़ी अंतर होता है। दोनों ग्रेड्स की जॉब के लिए सीबीटी एक कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, लेकिन स्किल टेस्ट दोनों ग्रेड्स की जॉब के लिए अलग अलग कंडक्ट कराया जाता है। सीबीटी कंडक्ट होने के करीब 8 to 9 मंथ्स बाद एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। मतलब एक बार आपका सीबीटी एग्जामिनेशन हो गया उसके लगभग 8 to 9 मंथ्स बाद एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इतने टाइम में अगर किसी कैंडिडेट ने अभी तक स्टेनोग्राफी नहीं सीखी है तो वो आराम से सीबीटी कंडक्ट होने के बाद भी स्टेनोग्राफी सीख सकता है और इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है जिससे वो अपना एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर सके। इसलिए अगर कोई कैंडिडेट पहली बार एसएससी स्टेनोग्राफी सीबीटी में अपेयर होने जा रहे हैं तो वो इसके लिए टेंशन ना लें। वो लोग पहले अच्छे से सीबीटी के लिए प्रिपरेशन कर लें। एक बार उनका सीबीटी हो जाए उसके बाद वो स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। रिजल्ट आने के लिए प्लीज़ वेट ना करें, क्योंकि रिजल्ट आने में भी करीब 2-3 महीने लग जाएंगे, तो आपको वो 2-3 महीने कम मिलेंगे स्टेनोग्राफी सीखने के लिए। इतने टाइम में आराम से आप स्टेनोग्राफी के सारे रूल्स सीख जाएंगे। इसलिए आप लोग सीबीटी देकर आएँ, उसके तुरंत बाद ही स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर दें जिससे आप एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सकें। अब मैं बात कर लेती हूँ एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के बारे में। एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट जब भी कंडक्ट कराया जाता है तो उसके 1 महीने पहले ही आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर और एग्ज़ाम डेट अलॉट कर दिए जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका स्किल टेस्ट कहाँ पर रखा गया है और किस तारीख को रखा गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता देती हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट हमेशा ही रीजनल सेंटर में रखा जाता है। मतलब एसएससी का रीजनल सेंटर जहाँ पर भी होगा वहीं पर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एसएससी के रीजन्स अलग अलग हैं। अगर मैं एमपी रीजन की बात करूँ तो एसएससी के एमपी रीजन का सेंटर रायपुर में है, इसलिए एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट फॉर एमपी रीजन रायपुर में रखा गया था। ये स्किल टेस्ट किसी कॉलेज में रखा जाता है। नॉर्मली आप लोगों को जब एडमिट कार्ड पूरा इश्यू कर दिया जाता है तो उसमें आप लोगों को अपने कॉलेज के बारे में पता चल जाता है कि किस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम रखा गया है। आपको जो एडमिट कार्ड इश्यू किए जाते हैं उसी पर लिखा रहता है कि आप किस ग्रेड के लिए स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं। हालांकि आपको पता पहले ही चल जाता है अपना कट ऑफ और लिस्ट देखकर कि आप किस ग्रेड के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। ग्रेड डी के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, दोनों ग्रेड्स के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। और आपको जो एडमिट कार्ड इश्यू किए जाते हैं उस पर ग्रेड सी और ग्रेड डी का स्किल टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि आपका ग्रेड सी का स्किल टेस्ट कब है और ग्रेड डी का स्किल टेस्ट कब है। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो उसके लिए एडमिट कार्ड एक ही इशू किया जाता है, लेकिन उस पर मैंशन रहता है कि आप दोनों ग्रेड्स के लिए स्किल टेस्ट दे रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट केवल एक ग्रेड के लिए स्किल टेस्ट दे रहा है तो उसमें एक ग्रेड्स का ही नाम मेंशन होता है, दूसरी ग्रेड के लिए कोई मेंशन नहीं होता है।
उसी ग्रेड एडमिट कार्ड पे आप लोगों के दोनों स्किल टेस्ट के लिए, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों ग्रेड्स के स्किल टेस्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम लिखे रहते हैं। एग्जामिनेशन टाइम उस एडमिट कार्ड पे नहीं लिखे रहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन टाइम क्या है। रिपोर्टिंग टाइम और एग्जामिनेशन टाइम में अंतर होता है। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब होता है आपको इतने टाइम पर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचना है, और एग्जाम टाइम का मतलब होता है आपका एग्जाम इतने बजे स्टार्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन टाइम एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड पे नहीं लिखा रहता है। एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कितने दिन कंडक्ट कराया जाता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये डिपेंड करता है कि किस रीजन से कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है स्किल टेस्ट के लिए, उतने ही दिन एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। एक दिन में करीब 150 स्टूडेंट के स्किल टेस्ट कराए जाते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया होगा उसी पर डिपेंड करेगा कि किस रीजन में कितने दिन एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट चलेंगे। अगर मैं एमपी रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर 6 दिन एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट चले थे फॉर द 2018 एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। ये टेस्ट 2 फेजेस में कंडक्ट कराए गए थे। एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में हिंदी स्टेनोग्राफर और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए अलग अलग टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। पहले इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है और फिर हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के बीच में करीब 15 दिन का अंतर होता है। जो हमारा स्किल टेस्ट हुआ था तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट करीब 14 से 16 नवंबर के बीच में कंडक्ट करा लिया गया था। ये टेस्ट 2019 में हुआ था। और जब हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट हुआ था तो वो मंथ के लास्ट में कंडक्ट कराया गया था, मतलब 28 से 30 नवंबर के बीच शायद ये चले थे। मेरा टेस्ट 29 नवंबर को था। 29 नवंबर 2019 को मेरा स्किल टेस्ट रखा गया था। इस तरीके से हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के बीच में 15 दिन का अंतर रहता है। मतलब इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स को 15 दिन कम मिलते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, हिंदी स्टेनोग्राफर को यही 15 दिन थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन सभी लोगों को 7 to 8 मंथ्स तो मिल ही रहे होते हैं अपनी स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए, जो काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है स्टेनोग्राफी सीखने और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। अब बात कर लेती हूँ एग्जामिनेशन सेंटर पे एक कैंडिडेट के पहुँचने के बाद क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करनी होती है। आपको जब भी एग्ज़ाम होता है वो आपको अपने एडमिट कार्ड से पता चल जाता है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर रिपोर्टिंग टाइम आपको पता चल जाता है। जब कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम पर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाता है तो उसके करीब 1-1.5 घंटे बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट होती है एग्ज़ाम स्टार्ट होने की। आप लोग जब रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचेंगे तो उसके 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस शिफ्ट में रखा गया है, किस शिफ्ट में आपका नाम रखा गया है। नॉर्मली एडमिट कार्ड पे शिफ्ट नहीं लिखी रहती है कि किस शिफ्ट में किसका टेस्ट होगा। ये स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट नॉर्मली 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाते हैं। एक दिन में करीब 150 स्टूडेंट के स्किल टेस्ट होते हैं। इन्हें 75 की 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। आपको शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 किसी में भी रखा जा सकता है। मैं बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रही हूँ, हो सकता है किसी और रीजन में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया गया हो, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा था तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि सभी जगह नॉर्मली यही प्रोसीजर फॉलो की गई थी। हमारे एडमिट कार्ड पे शिफ्ट मेंशन नहीं की गई थी कि किस शिफ्ट में हमारा टेस्ट रखा गया है, कि वो रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया गया था। हम अपने टेस्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच गए थे। उसके 1 घंटे बाद हम लोगों को शिफ्ट दे दी गई थी। मेरा एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में रखा गया था। एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों सेम डे ही कंडक्ट कराए जाते हैं। मतलब अगर किसी कैंडिडेट ने ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो वो ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का स्किल टेस्ट सेम डे ही देगा। पहले ग्रेड सी के लिए स्किल टेस्ट होता है, फिर बाद में ग्रेड डी के लिए स्किल टेस्ट होता है। दोनों के लिए रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड पर अलग अलग मेंशन किए जाते हैं। ग्रेड सी के लिए अलग रिपोर्टिंग टाइम होता है और ग्रेड डी के लिए अलग रिपोर्टिंग टाइम होता है। क्योंकि जिस दिन स्किल टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ऐसा नहीं है कि उस दिन केवल ग्रेड सी के स्किल टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, उस दिन ग्रेड डी के लिए भी स्किल टेस्ट कंडक्ट हो रहे होते हैं। और कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें केवल ग्रेड डी का स्किल टेस्ट देना होता है, वो ग्रेड सी के स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोनों टेस्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग मेंशन होते हैं। और कई कैंडिडेट्स को ये भी होता है कि वो केवल ग्रेड सी का स्किल टेस्ट देंगे, ग्रेड डी का स्किल टेस्ट नहीं देंगे। तो यहाँ उन लोगों को अपने रिपोर्टिंग टाइम से पता चल जाता है कि किस टाइम पर उन्हें पहुँचना है। अगर वो केवल ग्रेड सी का देना चाहते हैं तो उन्हें कितने टाइम पर पहुँचना है। यदि वो केवल ग्रेड डी के लिए स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो उन्हें किस टाइम पर पहुँचना है। ग्रेड सी का स्किल टेस्ट पहले कंडक्ट होता है और ग्रेड डी का स्किल टेस्ट बाद में कंडक्ट होता है। तो रिपोर्टिंग टाइम भी एडमिट कार्ड पर उसी हिसाब से लिखे जाते हैं। रिपोर्टिंग टाइम से करीब 1-1.5 घंटे बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर किया जाता है। वो एग्जामिनेशन हॉल आपका मेन एग्जामिनेशन हॉल नहीं होता। उस एग्जामिनेशन हॉल में सभी कैंडिडेट एक साथ बैठा दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको एक स्लिप दे दी जाती है, जिस स्लिप में आप लोगों को अपना नाम, अपनी मदर का नाम, एड्रेस और एक राइटिंग मैचिंग नोट लिखना होता है। ये स्लिप बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी आपको सीबीटी एग्जामिनेशन के टाइम पर दी जाती है।
एक बार सभी कैंडिडेट वो स्लिप भर लेते हैं, उसके बाद उन लोगों को दूसरे सेंटर में पहुंचा दिया जाता है, जिसे हम वेरिफिकेशन सेंटर कह सकते हैं। उसमें सभी कैंडिडेट का 1 बाय 1 वेरिफिकेशन किया जाता है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि CBT एग्जामिनेशन के टाइम पे चलती है। इसमें भी हमारे फ़ोटोज़ लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, हम लोगों से हार्ड कॉपी फ़ोटोज़ ली जाती है, वो स्लिप हम लोगों से ले ली जाती है जिसे हमने अभी भी फिल किया हुआ हो। सभी कैंडिडेट का 1 बाय 1 वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद ही स्किल टेस्ट स्टार्ट होता है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही नॉर्मल होती है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेकर जाना है वो उनके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट उन्हें अपने साथ ले जाने होते हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन अगर किसी रीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में कंडक्ट कराया जाता है तो वो उनके एडमिट कार्ड पर मैंशनड होता है। वो आपके एडमिट कार्ड पर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है या नहीं। नॉर्मली सभी रीजन्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग से कंडक्ट कराए गए थे, लेकिन कुछ 1-2 रीजन्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही साथ में स्किल टेस्ट में कंडक्ट करा लिए गए थे। तो जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्किल टेस्ट के साथ होते हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं। हम लोग का स्किल टेस्ट अलग हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी रिसेंटली कंडक्ट कराए गए थे, तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं गए थे। नॉर्मली सभी कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जो भी स्टेनोग्राफी लिखने के लिए ज़रूरी होती है वो ले जाना होता है। साथ में अपना एक फ़ोटो ID उन्हें ले जाना होता है। जो हमारा ओरिजिनल फ़ोटो ID हो वो हमें ले जाना होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल वही सारे डॉक्यूमेंट हम लेकर जाते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, जो डॉक्यूमेंट हम CBT एग्जामिनेशन के लिए लेकर जाने होते हैं, जैसे ओरिजिनल फ़ोटो ID, अपना एडमिट कार्ड, पेन हमें CBT एग्जामिनेशन में दिया जाता है, लेकिन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन में हम लोग अपना पेन अपने साथ ले जा सकते हैं। हम पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, कटर अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि वो हमें स्टेनोग्राफी में उसकी ज़रूरत पड़ती है। सेंटर वो सब हमें प्रोवाइड नहीं कराता है, पेंसिल, शार्पनर जैसी कोई भी चीज़ सेंटर में प्रोवाइड नहीं कराता, वो हमें अपने साथ ले जाना होता है। उसके बारे में अभी फिर से और डिटेल में बताऊँगी। फर्स्ट वेरिफिकेशन में बात कर लेते हैं। एक बार सभी कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कैंडिडेट्स को मेन एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जाता है, जहाँ पर आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जामिनेशन हॉल क्या होता है वो मैं आपको इसका ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ। इस एग्जामिनेशन हॉल में सभी कैंडिडेट्स के लिए लाइन बाय लाइन कंप्यूटर्स रखे रहते हैं। कंप्यूटर्स के बीच में पुट्ठों से ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। ये ब्लॉक्स बिल्कुल वैसे ही बना दिए जाते हैं जैसे कि CBT एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, लेकिन CBT एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन सेंटर हॉल थोड़ा मॉडर्न होता है और स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन में उतना मॉडर्नाइजेशन हमें नहीं दिखता। जिस हॉल में कंप्यूटर रखे रहते हैं उसी हॉल में डिक्टेशन बोली जाती है, उसी हॉल में सभी कैंडिडेट बैठकर डिक्टेशन लिखते हैं और उसी हॉल में उन्हें टाइपिंग भी करनी होती है। जो ट्रांसक्रिप्शन उन्हें करना होता है कंप्यूटर पे अपने स्टेनोग्राफी मैटर का, वो उन्हें उसी हॉल में करना होता है। एक बार सभी कैंडिडेट आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट किस कंप्यूटर पर बैठेगा उसको लेकर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। कोई भी कैंडिडेट अपनी मर्जी का कंप्यूटर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और मेंशन कर दूँ, कोई भी कैंडिडेट को अपना कीबोर्ड साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स को ये होता है कि वो अपना कीबोर्ड साथ में ले जाते हैं। वो ये सोच कर जाते हैं कि अगर मैं वहाँ का कीबोर्ड सब पसंद नहीं आएगा तो हम अपना वहाँ का कीबोर्ड निकाल कर अपना कीबोर्ड लगा लेंगे। वहाँ पर सेंटर हमें यह अलॉट नहीं करता है, सेंटर हमें कीबोर्ड ले जाने की परमिशन नहीं देता। अगर आप लोग अपना कीबोर्ड साथ में ले भी जाएंगे तो वो आपको अलग रखवा दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर में हमें जो कीबोर्ड्स दिए जाते हैं वो कीबोर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं और सारे कीबोर्ड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसकी टेंशन भी कैंडिडेट को लेने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ के कीबोर्ड्स कैसे होंगे, कीज काम कर भी रही होंगी या नहीं, कीज बहुत टाइट तो नहीं होंगी। सारे कीबोर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, कीज बहुत नॉर्मली काम करती हैं, स्मूथली काम करती हैं, कंप्यूटर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। सभी कैंडिडेट आराम से अपना टेस्ट उस पर दे सकते हैं। उनको अपना अलग से कीबोर्ड ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें सिस्टम की टेंशन लेने की ज़रूरत है कि वहाँ का सिस्टम कैसा होगा। वहाँ सिस्टम भी बहुत अच्छे रहते हैं और कीबोर्ड्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। सारे कैंडिडेट आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट अपनी मर्ज़ी से कंप्यूटर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेड C और ग्रेड D दोनों के लिए स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो उनके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कि ग्रेड C के लिए जो आप सिस्टम चूज़ करेंगे, ग्रेड D के लिए भी आपको वही सिस्टम चूज़ करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने ग्रेड C के लिए अलग सिस्टम चूज़ किया था और अब आपको वो सिस्टम पसंद नहीं आ रहा या आप अपना सिस्टम चेंज करना चाहते हैं तो आप ग्रेड D के स्किल टेस्ट के लिए दूसरा सिस्टम चूज़ कर लेंगे। आपको सेम सिस्टम पर बैठना होगा ग्रेड D के स्किल टेस्ट के लिए भी जो आपने ग्रेड C के लिए चूज़ किया था। लेकिन सारे सिस्टम बेस्ट होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ सारे कैंडिडेट्स एक टेंशन फ्री हो सकते हैं कि उन्हें सिस्टम्स अच्छे मिलेंगे, कीबोर्ड्स अच्छे दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा कीबोर्ड्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने साथ कोई कीबोर्ड उन्हें साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है।
केवल अपने साथ कैंडिडेट पेंसिल, पेन, शार्पनर, कटर, इरेजर, स्केल लेकर जा सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में कॉपी स्टेनोग्राफी लिखने के लिए सेंटर ही हमें प्रोवाइड कराता है, कॉपी ले जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ये सारा सामान अपने साथ ले जा सकते हैं और उसे हमें वापस ला सकते हैं, वो हमें वापस लाने की परमिशन होती है। कई कैंडिडेट्स वॉचेस वगैरह भी पहन जाते हैं, तो वहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई रोका नहीं जाता कि आप वॉचेस नहीं पहन सकते हैं। कई कैंडिडेट्स वॉच पहन कर चले गए थे, वो वॉच उन्होंने निकाल कर अपनी पॉकेट में भले रख ली थी, लेकिन कोई भी रेस्ट्रिक्शन उनकी तरफ से नहीं थे कि आप वॉच पहनकर नहीं आ सकते हैं। सभी कैंडिडेट नॉर्मली वॉच पहनकर गए थे। एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में पहले सभी कैंडिडेट्स को कंप्यूटर ऑन कर दिए जाते हैं। सभी कैंडिडेट अपने कंप्यूटर चेक कर लेते हैं। वहाँ के एग्जामिनर सभी कैंडिडेट को गाइड्स करते हैं कि कैसे उन्हें कंप्यूटर स्टार्ट करना है और आगे उनमें क्या क्या प्रोसीजर करनी है, कैसे सभी कैंडिडेट को अपना फ़ोन चूज़ करना है। सभी कैंडिडेट को उन एग्जामिनर्स की गाइडलाइंस अच्छे से सुननी होती है और उन्हें फॉलो करनी होती है, क्योंकि एक बार आपकी गलती से कोई गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं उस ऑप्शन को, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इस तरीके से आपका पेपर ख़राब हो सकता है। इसलिए एग्जामिनर्स आपको जो भी गाइड कर रहे हैं आप उनकी बात सुनते चलें, तो आप लोग फ़ायदे में रहेंगे और आप लोगों को कोई दिक्कत अपना टेस्ट देने में नहीं आएगी। कैसे फ़ॉन्ट चूज़ करना है, कैसे आपको अपना टेस्ट देना है, वो सब वो लोग बता देते हैं। वहाँ सारा स्टाफ बहुत सपोर्टिव होता है, एग्जामिनर्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं और कैंडिडेट्स के लिए, जिससे उन्हें नर्वसनेस ना हो। वहाँ भी वो लोग उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करते हैं कि सभी लोग अपना टेस्ट अच्छे से दें, कोई भी पैनिक ना करे। वो लोग भी हमें ये गाइडलाइंस देते हैं और साथ में हमारा सिस्टम सेट करवाने में हेल्प करते हैं वो लोग। अगर कोई पहली बार कंप्यूटर से रूबरू हो रहा होता है तो वो उसे पहले ही बता देते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे चलेगा। उन्हें थोड़ा और अलग से बता देते हैं कि वो क्या ना करें कि इससे उनके सिस्टम में कोई दिक्कत ना आ जाए। एक बार सभी कैंडिडेट्स के सिस्टम ऑन हो जाते हैं उसके बाद हमें डायरेक्ट टाइपिंग नहीं करनी होती है, डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं। एक बार हमें एक डेमो दे दिया जाता है, उस डेमो में हम जान लेते हैं कि सभी कीबोर्ड्स अच्छे से काम कर रहे हैं, कीबोर्ड्स की सभी कीज अच्छे से काम कर रही हैं, सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। ये सब हम देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि कीबोर्ड की अगर कोई कीज़ ख़राब होंगी तो आप लोगों को कीबोर्ड चेंज कर दिए जाएंगे। आप लोग एग्जामिनर से बोल दीजिए कि कीबोर्ड की ये की ठीक से काम नहीं कर रही है, वो आपको कीबोर्ड चेंज करके दे देंगे। नॉर्मली इस तरह के कीबोर्ड ही एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। कई कई सिस्टम्स पे अलग अलग तरह के कीबोर्ड्स भी लगे रहते हैं, लेकिन सारे कीबोर्ड्स बहुत स्मूथली काम करते हैं। कोई कैंडिडेट ने अगर किसी अलग तरह के कीबोर्ड पर काम किया हो तो वहाँ पर अपना सिस्टम चूज़ कर सकते हैं उसी हिसाब से। वहाँ कोई रोल नंबर वाइज नहीं बैठे होते हैं, सभी कैंडिडेट किसी भी रूम में बैठ सकते हैं, अपने हिसाब से अपना सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर उन्हें एक फैसिलिटी मिल जाती है। मैंने भी अपना इस तरह का कीबोर्ड का सिस्टम चूज़ कर लिया था, जिससे मुझे एग्जामिनेशन देने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एक बार टाइपिंग का डेमो ख़त्म हो जाता है उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, जिस कॉपी में आप लोग अपनी स्टेनोग्राफी लिखते हैं। ये एक नॉर्मल पतली सी कॉपी होती है जिसमें करीब 20 पेजेस लिखे रहते हैं। 20 पेजेस इस कॉपी में होते हैं। फर्स्ट पेज पे आप लोग अपना रोल नंबर वगैरह भर देना होता है। ये आपको हाफ पार्ट में कॉपी पर करना होता है और नीचे के हाफ पार्ट में आप लोग को स्टेनोग्राफी लिखना स्टार्ट कर देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप उस पेज को छोड़ के नेक्स्ट पेज से स्टेनोग्राफी करना स्टार्ट कर देंगे, आपको उसी पेज से स्टेनोग्राफी लिखना स्टार्ट करनी होती है। आप लोग एक बार सभी अपने रोल नंबर अच्छे से भर लेंगे, उसके बाद आपको हर पेजेस पे अपने टॉप पर नाम लिखना होता है और नीचे सिग्नेचर करना होता है कॉपी के, कि जिससे पता चल जाता है आप स्टेनोग्राफी लिख रहे हैं, आपने ही वो स्टेनोग्राफी उस कॉपी पर लिखी हुई है। आप लोग एडवांस में ही करीब 7 to 8 पेजेस पर अपने नाम और सिग्नेचर लिख लेते हैं। आप लोगों को एक टिप्स और दे देती हूँ, जो लोग स्टेनोग्राफी लिखते हैं उन्हें जब पता होगा, कॉपी का आप लोगों को पेज नॉर्मली साइड में से मोड़ लेना होता है। करीब 7 to 8 पेजेस आप लोग पहले से ही मोड़ लें, जिससे आप लोगों को जब स्टेनोग्राफी लिखें तो पेजेस मोड़ने में कोई दिक्कत ना आए, पेजेस चिपके ना, आप लोग आराम से अपना पेज मोड़ पाएँ। जिन्हें स्टेनोग्राफी आती है वो लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। जो लोग स्टेनोग्राफी नहीं जानते हैं और सीखेंगे वो उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी बाद में। एक बार ये सारी प्रोसीजर ख़त्म हो जाती है, कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो आप लोगों को डेमो दिया जाता है डिक्टेशन का। ये डेमो करीब 2-3 मिनट का होता है। अगर आप लोग स्टेनोग्राफी ग्रेड सी के लिए स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाती है, जो आप लोगों को लिखनी होती है। उस डिक्टेशन को आप लोग बाद में पढ़ लेते हैं और बाद में एग्जामिनेशन से आपसे रिव्यू लेते हैं कि ये डिक्टेशन कैसी रही, आवाज़ सभी को ठीक से समझ में आई, वर्ड्स सभी को ठीक से समझ में आए या नहीं, ये सब आप लोगों से पूछ लिया जाता है। सभी कैंडिडेट अपने हिसाब से अपना रिव्यू देते हैं।
सभी कैंडिडेट बोल देते हैं कि हाँ उन्हें डिक्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ही डिक्टेशन बोली जाती है, अदरवाइज आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाती है। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम डिक्टेशन को लेकर हुई हो तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाती है, उसके बाद ही डिक्टेशन स्टार्ट की जाती है। एक बार डेमो हो जाता है, ये 2-3 मिनट की डिक्टेशन कंप्लीट हो जाती है, आप उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद मेन डिक्टेशन बोली जाती है जो आपकी 10 मिनट की होती है। अगर आप ग्रेड सी के लिए स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाती है, और अगर आप ग्रेड डी के लिए स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाती है। अब कई लोगों को डिक्टेशन स्पीड पर बहुत सवाल रहता है कि क्या डिक्टेशन इसी स्पीड से बोली जाती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं डिक्टेशन हाई स्पीड पर बोली जाती है, 100 वर्ड पर मिनट या 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से नहीं बोली जाती है। अगर ग्रेड सी के लिए स्किल टेस्ट चल रहा है तो 100 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी और वो बढ़ते बढ़ते करीब 115 to 118 WPM तक चली जाती है। और अगर 80 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होनी है तो वो 80 से स्टार्ट तो होती है लेकिन बढ़ते बढ़ते करीब 100 WPM तक चली जाती है। इसलिए जो कैंडिडेट ग्रेड डी के लिए स्किल टेस्ट देने जाएंगे वो कम से कम 100 WPM तक की स्पीड की प्रैक्टिस करके जाएँ, और जो कैंडिडेट ग्रेड सी के लिए भी स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स 100 WPM की प्रैक्टिस ना करें बल्कि कम से कम 120 WPM तक की स्पीड की प्रैक्टिस करके जाएं। अब डिक्टेशन कैसी बोली जाती है वो मैं आप लोगों को बता दूं। डिक्टेशन बहुत ही अच्छे से बोली जाती है, सबको वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, डिक्टेशन समझ में आती है, डिक्टेशन ऑडिबल होती है, मतलब सभी कैंडिडेट को आराम से डिक्टेशन सुनाई देती है, कोई भी सुनने में या फिर वर्ड्स बोलने में कोई मिसप्रोनाउंस नहीं होता है। सभी कैंडिडेट को डिक्टेशन आराम से समझ में आ जाएगी। डिक्टेशन इस तरीके से बोली जाती है, बस आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो ही आप उसे लिख पाएंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिक्टेशन लिख पा रहे हैं या नहीं। वह एग्जामिनर्स बहुत अच्छे से डिक्टेशन बोलते हैं और लिखवाते हैं और बहुत सपोर्टिव होते हैं। बहुत नॉर्मल माहौल वहाँ कैंडिडेट्स को दिया जाता है डिक्टेशन लिखने के लिए, जिससे सारे कैंडिडेट अच्छे से अपनी डिक्टेशन लिख सकें। आप लोग जिस टेबल पर डिक्टेशन लिखते हैं उसी टेबल पे आपके कंप्यूटर रखे रहते हैं, वहाँ काफ़ी स्पेस रहता है जिससे आप अपनी कॉपी अच्छे से रख सकें, खुद को एडजस्ट कर सकें डिक्टेशन लिखने के लिए, अपना सामान पेंसिल वगैरह जो भी आप अपने साथ लेकर गए हैं उसे अच्छे से रख सकें। बीच में आपको कोई परेशानी नहीं होती है डिक्टेशन लिखने में, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा डिक्टेशन लिखने टाइम पर। गेट बंद कर दिए जाते हैं एग्जाम हॉल के, जिससे कोई भी डिक्टेशन के बीच में ना आ पाए और कैंडिडेट का ध्यान ना हटे अपने डिक्टेशन से। आपकी 10 मिनट की डिक्टेशन कंप्लीट हो जाती है। डिक्टेशन पूरे 10 मिनट की बोली जाती है, चाहे वो 80 WPM वाली चल रही हो, मतलब चाहे वो ग्रेड डी वाली चल रही हो चाहे ग्रेड सी वाली चल रही हो, लेकिन स्पीड फ्लक्चुएशंस होते हैं। ऐसा नहीं है 120 WPM की स्पीड से डिक्टेशन चल रही है तो वो 120 पर ही चलती रहेगी। स्पीड में 100 से 120 के बीच में फ्लक्चुएशंस होंगे। अगर 80 वाली स्पीड पे डिक्टेशन चल रही है तो 80 से लेकर 95 to 100 WPM तक फ्लक्चुएशंस होंगे बीच बीच में। कहीं आपको 80 स्पीड देखने को मिलेगी, कहीं आपको 100 देखने को मिलेगी, कहीं 85, कहीं 90, इस तरीके से आप लोगों को स्पीड की फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। डिक्टेशन कैसी बोली जाती है वो मैं आप लोगों को बता दूं। डिक्टेशन बहुत ही इजी लेवल की बोली जाती है, टफ डिक्टेशन नहीं बोली जाती है। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है और हाई लेवल तक के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर टफ डिक्टेशन भी बोल दी गई तो आप लोग लिख पाएँ, आपको इतना प्रिपेयर्ड होकर जाना है। लेकिन एग्जामिनेशन में डिक्टेशन बहुत नॉर्मल, बहुत ईजी लेवल की बोली जाती है, टफ डिक्टेशन नहीं बोली जाती है। कैंडिडेट को दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें नर्वसनेस या डाउटनेस बहुत ज़्यादा रहती है, डर बहुत ज़्यादा रहता है। जब हम पहली बार स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ हम गड़बड़ कर सकते हैं, अदरवाइज डिक्टेशन ईजी लेवल की बोली जाती है। एक बार सभी कैंडिडेट डिक्टेशन लिख लेते हैं उसके बाद उन्हें 10 मिनट का टाइम दिया जाता है डिक्टेशन पढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी ग्रेड के लिए डिक्टेशन चल रही हो, चाहे ग्रेड सी के लिए डिक्टेशन चल रही हो या फिर ग्रेड डी के लिए डिक्टेशन चल रही हो। आप लोगों को डिक्टेशन बोले जाने के बाद पूरे 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा डिक्टेशन पढ़ने के लिए। उसके बाद आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करना होता है, जो हम डायरेक्ट कंप्यूटर पर करते हैं। किसी भी कैंडिडेट को पेन या पेंसिल से कॉपी पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है। हमने जो स्टेनोग्राफी लिखी है हम उसको एक बार पढ़ेंगे, जो हमें 10 मिनट में पढ़नी होगी, चाहे हम उसे पूरा पढ़ पाएँ या आधा पढ़ पाएँ, कितना भी पढ़ पाएँ। उसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट अपनी स्टेनोग्राफी ट्रांसक्रिप्ट करना होती है कंप्यूटर पे। अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर हैं तो आपको हिंदी डिक्टेशन बोली जाएगी, अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं तो आपको इंग्लिश डिक्टेशन बोली जाएगी, और सेम लैंग्वेज में आप लोगों को कंप्यूटर में ट्रांसक्रिप्ट करनी होगी। अगर आपने हिंदी स्टेनोग्राफी लिखी है तो आप हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, इंग्लिश स्टेनोग्राफी लिखी है तो इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। ग्रेड सी के लिए ट्रांसक्रिप्शन टाइम होता है 55 मिनट्स और ग्रेड डी के लिए ट्रांसक्रिप्शन टाइम होता है 65 मिनट्स।
ये हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए होता है। इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए टाइम कम मिलता है। इंग्लिश स्टेनोग्राफी ट्रांसक्रिप्शन के लिए कितना टाइम मिलता है वो मुझे देखना होगा। मैंने हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट दिया था, इसलिए मुझे उसकी टाइमिंग याद है। वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर वेल डिजाइंड होता है, बिल्कुल MS वर्ड की तरह काम करता है। उसमें माउस कीबोर्ड बहुत स्मूथली सब कुछ वैसे ही काम करते हैं जैसे कि MS वर्ड में करते हैं। मतलब आपने कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है तो आप बैक स्पेस से उसे हटा सकते हैं। अगर आप लोगों को बीच में डिक्टेशन में चेंज करना है तो आप लोग अपना माउस का कर्सर वहाँ पर ले जाकर चेंजेस कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। वो सारी तरह की प्रोसेस आप उसमें कर सकते हैं जो वर्ड में होती है। MS वर्ड में जिस तरीके से हम टाइपिंग करते हैं बिल्कुल वही टाइपिंग प्रोसेस वहाँ पर चलती है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर अलग तरीके से डिज़ाइन किया होता है। उस सॉफ्टवेयर में ये होता है कि आप लोग अपने हिसाब से टाइम रोक नहीं सकते हैं, और जैसे ही आप कीबोर्ड पर फर्स्ट वर्ड टाइप करते हैं उसी टाइम से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, आपका टाइम घटना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग ग्रेड C के लिए स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो 55 मिनट्स बाद आपका टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा, और अगर आप लोग ग्रेड D के लिए स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो 65 मिनट्स बाद आपका टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। आप लोगों ने जितना भी ट्रांसक्रिप्शन कर दिया होगा वो वहीं पर सबमिट हो जाएगा। आपने कंप्लीट कर पाया हो या नहीं कर पाया हो, जिस भी कंडीशन में आपका टेस्ट चल रहा होगा उसी कंडीशन में सबमिट हो जाएगा। एक बार टेस्ट सबमिट हो जाता है तो उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को जाना नहीं होता है, उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर रह जाती है। जब सभी कैंडिडेट का टेस्ट सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद एग्जामिनर से एक एक करके सभी कैंडिडेट्स के ट्रांसक्रिप्शन मैटर के प्रिंट आउट लेते हैं। आपने जो भी ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ है कंप्यूटर पे, आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका प्रिंट आउट आप लोगों को एक एक करके दे दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को उनके प्रिंट आउट दे दिए जाते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं कि वो आप ही का ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ मैटर है या किसी और का तो आपके पास नहीं पहुंच गया है। आप लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को उस पर सिग्नेचर करना होता है, अपना नाम लिखना होता है, और उसके बाद आप लोगों को अपना ट्रांसक्रिप्शन मैटर का हार्ड कॉपी और अपनी कॉपी जिस पर आपने स्टेनोग्राफी लिखी है वो वहीं पर आपको सबमिट करनी होती है। पेन पेंसिल वगैरह जो भी सामान आप अपने साथ लेकर गए थे वो आप अपने साथ वापस ले आते हैं, लेकिन जो कॉपी आपको सेंटर ने प्रोवाइड कराई थी वो आप लोगों को वापस कर देनी होती है, और साथ में आप लोगों ने जो भी ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ हो उसकी हार्ड कॉपी आप लोगों को वापस कर देनी होती है। इस तरीके से आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट होता है। एक सभी कैंडिडेट्स के लिए ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सभी कैंडिडेट एक साथ एग्जामिनेशन हॉल छोड़कर जाते हैं। ये पूरी प्रोसीजर होती है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट की। D के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही कंडक्ट कराया जाता है और C के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही कंडक्ट कराया जाता है। बस C और D में स्पीड में और ट्रांसक्रिप्शन टाइम में अंतर आ जाता है, बाकी पूरी प्रोसीजर ऐसी ही होती है। अगर कोई कैंडिडेट दोनों ग्रेड्स के लिए स्किल टेस्ट देने जा रहा है तो ग्रेड C का स्किल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ग्रेड D के लिए उसे फिर से वेरिफिकेशन कराना होता है, उसके बाद ही वो टेस्ट दे सकता है। डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता है, पूरा वेरिफिकेशन आपको दोबारा से कराना होगा, उसके बाद ही आप टेस्ट दे पाएंगे। इस तरीके से पूरी प्रोसीजर चलती है इस एग्जामिनेशन की। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ आया होगा और आप लोगों को पूरी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाता है, कि पूरी टेस्ट की क्या प्रोसीजर होती है, टेस्ट कहाँ पे रखा जाता है, कितने दिन ये टेस्ट चलता है, वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आप लोगों ने अगर वीडियो कम्प्लीटली देखा होगा तो आप लोगों को पूरी प्रोसीजर इसमें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।